गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और उनकी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो शब्द शायद आप लोग को फेमिलियर हैं वो हैं डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल वगैरह की बात की थी तो उस वक्त हमने देखा कि एक ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट है, तो इसकी एक्सिस पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो है μ0/2π म्यू अपॉन where mu is current into area। तो ये डिफाइन ऐसे क्यों किया था? ये इसलिए डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट वाज 1/2πε0 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय x² + a² टू द पावर ऑफ 3/2। तो इसलिए क्वांटिटी डिफाइन की जिसको कहा मैग्नेटिक मोमेंट विच इज करंट इनटू एरिया। और ये जो क्वांटिटी है ये क्या देती है? ये है मैग्नेटिक मोमेंट। डिमेंशनली की बात कर रहा हूं मैं। इसकी डिमेंशन है मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी डिमेंशन है वॉल्यूम। तो बाद में हम एक चीज क्वांटिटी काम में लेंगे जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिमेंशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है करंट इनटू एरिया। तो एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड। और करंट कैसे डिफाइन करते हैं? करंट इज द चार्ज क्रॉसिंग अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो कितने टाइम में ये चार्ज यहां क्रॉस करता है? ये चार्ज क्रॉस करता है E डिवाइडेड बाय टाइम। क्या हुआ? 2πr। सो दिस इज इफेक्टिव करंट। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? करंट इंटू एरिया यानी E इंटू πr², V divided by 2πr, which I can write as E/2 and then multiply it by m and divide it by m. So this becomes where L is the orbital angular momentum. किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहां पर? ये रहा। So magnetic moment of an electron revolving around in an atom, क्लासिकली देखें तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट की ये वैल्यू आती है। डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू एल। इनफैक्ट म्यू इज इक्वल टू -E/2m। क्यों? क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हुई, बट दैट इज इफेक्टिवली करंट इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। बट ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसका है? इलेक्ट्रॉन का, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आपको याद होगा कि मैकेनिक्स में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P, विच मीन किसी भी मूविंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम विल डिपेंड अपॉन इट्स मोमेंटम एंड इट विल डिपेंड अपॉन R। R क्या है? R इज द डिस्टेंस और द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? योर चॉइस। इसका मतलब है फॉर ए पार्टिकल मूविंग उसका मोमेंटम तो फिक्स है एम भी, लेकिन उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ भी हो सकता है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन आपने आर क्या चूज किया। विच मीन्स यदि आपका ओरिजिन ये है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो आर क्रॉस पी, लेकिन ओरिजिन ये चूज किया, then the angular momentum is 0. Otherwise, angular momentum of a particle moving in a straight line is also not equal to 0. So ये बात यहां क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो ओरिजिन पे निर्भर करती है। और यदि पार्टिकल के रेफरेंस फ्रेम में चला गया मैं, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया क्योंकि R 0 है। लेकिन पार्टिकल के रेफरेंस फ्रेम में एक और एंगुलर मोमेंटम होता है,
और उस एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम. So it is as if the particle is spinning. Now particle point particle is spinning है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है. पिक्चर बनाना बंद करें. ये उसकी एक प्रॉपर्टी मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं. और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू है हाफ एच क्रॉस. एच क्रॉस और एच कैसे आ गया? याद है बोर मॉडल में भी किया था. क्या स्टेशनरी ऑर्बिट कौन से होते हैं? जिसमें एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच. सो एच के डिमेंशंस भी एंगुलर मोमेंटम के डिमेंशंस हैं. तो यदि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है जो हमको मालूम है होता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा? द आंसर इज यस. वो कितना है? वो है म्यू. वो 2 का फैक्टर कहां गया? एक्सपेरिमेंट बताता है कि वो 2 का फैक्टर नहीं है. नहीं तो इसको आप जी लगाइए और ये लगाइए. और ये जो जी है इसको कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली. सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है. यानी सब्सटेंस में, एटम में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा. यदि ऐसा है तो सारे सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. एंड द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है? एक एटम की डायरेक्शन ये है, दूसरे एटम की ये, तीसरे की ये है, चौथे की ये है, पांचवें की ये है. रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0. और यदि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हुआ तो दैट डजंट गिव अस एनी. तो यदि मैं किसी तरह इन सारे मैग्नेटिक मोमेंट को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता हूं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा. और वो कैसे अलाइन कर सकते हैं? हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर एक टॉर्क लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू क्रॉस बी. तो उस टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाएंगे. लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दी वैसे ही वो वापस रैंडम हो जाएंगे. तो ये खेल चलता रहेगा. सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? बेसिकली शुरुआत यहां से. तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में जो मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनमें क्या फर्क है? इनमें इसी खेल का फर्क है. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं. पेयर्ड होते हैं मतलब एक की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट एक के डायरेक्शन में, दूसरे की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इवन एट द एटॉमिक लेवल सबके मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गए. तो रैंडम ओरिएंटेशन की बात है. इन कॉन्ट्रास्ट पैरामैग्नेटिज्म में अलग से एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट होता है. इनफैक्ट पैरामैग्नेटिज्म में नॉट ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी ऑर्बिटल मोशन से, और इन दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा. और अलग अलग एटम के रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सब कंबाइन करके कैसे बिहेव करते हैं, दैट गिव्स अस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. तो डायमैग्नेटिज्म को समझने के लिए भी एक काम करें. वो क्या? हमने कहा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में सर्कल कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन, ये इसकी वेलोसिटी है, तो इस प्लेन में सर्कल कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? mvr. और मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है. तो इलेक्ट्रॉन इधर है तो इफेक्टिवली करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू E अपॉन 2m mvr
यदि मैं इसको z एक्सिस लेता हूं तो दिस इज द डायरेक्शन। अब मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन में, B इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इन z डायरेक्शन। अब क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन को? इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, v क्रॉस b, फोर्स इधर है लेकिन चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स इधर लगेगा। इसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा ना। नतीजा एक जो एग्जिस्टिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स था उसमें इजाफा हो गया, वो बढ़ गया। तो पहले क्या था? पहले था हमारे पास कोई सेंट्रल फोर्स विच वॉज mv² अपॉन r, और अब क्या हुआ? एक एडिशनल फोर्स लग गया EVB या V प्राइम B प्लस FC, therefore EV prime B is equal to और यदि तो चेंजेस बहुत स्मॉल है, ऐसी स्थिति में मैं लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू V प्राइम माइनस V इज इक्वल टू, और यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाई तो इफेक्टिवली क्या हुआ? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया तो अब मैग्नेटिक मोमेंट पहले भी इतना ही था, इसी तरफ था, अब भी मैग्नेटिक मोमेंट की वही डायरेक्शन है, तो बढ़ा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट ही हुआ। सो डेल्टा म्यू इज opposite to direction of B। क्यों? क्योंकि शुरू में भी तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ Z था और Z डायरेक्शन के अंदर हमने फील्ड लगाई। तो ये तो हुआ इस इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो V क्रॉस B की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, यानी इफेक्टिवली ये वाला इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सो व्हाट यू विल देन हैव इज FC माइनस दिस। तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यदि कम हो गई तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है? जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो इफेक्टिवली उसका करंट इस डायरेक्शन में हुआ, और करंट इस डायरेक्शन में हुआ तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, अब मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया, कम हो गया मतलब इसके मुकाबले कम हो गया, यानी उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चाहे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। ये mv की जगह डेल्टा वी के लिए ये लिख दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑलवेज ऑपोजिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, आप बोलो सर इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या खास बात? कोई खास बात नहीं है। एवरी सब्सटेंस फॉलोज दिस। फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि डायमैग्नेटिज्म जो है उन सब्सटेंसेस में सिर्फ यही फॉलो होता है, पैरामैग्नेटिज्म में कुछ और भी हो जाता है। और वो कुछ और भी क्या हो जाता है? जो अभी थोड़ी देर पहले कहा हमने कि ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कंबाइन करते हैं, हर एटम की वजह से ऐड होता जाता है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अलाइन हो जाता है ना। तो देन कम्स द क्वेश्चन कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होगा, कितना अलाइन होगा? तो हर का यदि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इतना हो गया, दैट इज मैक्सिमम।
बट टेम्परेचर, थर्मल मोशन, रैंडम मोशन, और उस रैंडम मोशन की वजह से आपस में ये एटम्स कोलाइड करेंगे और इन कोलिजन की वजह से उनकी डायरेक्शंस रैंडम होती जाएंगी, इसलिए वो मैग्नेटिक मोमेंट का सबका अलाइनमेंट नहीं होगा। अब कितने अलाइन होंगे कितने नहीं होंगे ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की वजह से एनर्जी कितनी है और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी। तो 100% अलाइंड है या 100% ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है। आप जानते हैं कि एनर्जी जो मैग्नेटिक मोमेंट की मैग्नेटिक फील्ड में होती है वो इससे, तो यदि ये अलाइनमेंट है या ऐसे है, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम म्यू बी टू माइनस म्यू बी विल बी, और थर्मल एनर्जी कितनी है, थर्मल एनर्जी है एज अ रिजल्ट, इस पे डिपेंड करता है ये ज्यादा है या वो ज्यादा है। एंड इट टर्न्स आउट दैट फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल इवन एट रूम टेम्परेचर ये क्वांटिटी जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे इट इज मच मोर देन दिस। एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए at room temperature. So as a result, thermal energy is always more. At room temperature, at least, it will be impossible to polarize the material completely. You have to keep on increasing B या temperature को कम करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो गया उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, which is magnetic moment per unit वॉल्यूम। तो याद है राइट इन द बिगनिंग हमने एक बात की थी, कॉइल के लिए जब बात कर रहे थे हमने कहा B इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई म्यू, ये कोई वॉल्यूम टर्म थी या डिमेंशनली। तो इसके डिमेंशंस क्या हो गए, मैग्नेटाइजेशन के डिमेंशंस हो गए, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, विच मीन्स मैग्नेटाइजेशन के डिमेंशन और बी के डिमेंशन में ये म्यू 0 का फर्क है। तो मैग्नेटाइजेशन के डिमेंशन में और बी के डिमेंशन में एक के म्यू 0 का फर्क है। तो चूंकि हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ इसमें थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन्स होंगे, तो अलाइनमेंट गड़बड़ होता जाएगा। तो क्यूरी ने ऑब्जर्व किया कि ये मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ गया थर्मल एनर्जी बढ़ गई, मैग्नेटाइजेशन कम हो गया, एंड दिस इज इन फैक्ट Curie law. Strictly speaking, holds true when B/T की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो क्यूरी लॉ ओबे नहीं करता है, उसके बाद कई और फिनोमेना हो जाते हैं, एंड इन फैक्ट मैग्नेटाइजेशन एज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गोज लाइक दिस। तो जब तक ये कम है वैल्यू तब तक लीनियर है। ये सब क्या होता है फिर कभी बात करेंगे, नॉट एट आवर लेवल। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाई तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या हुआ, कुछ नहीं, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की सबकी रैंडम डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइन हो गए। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद उनका अलाइनमेंट रहता है या नहीं रहता? इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑलमोस्ट नहीं रहता। फिर एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक मैजिक होता है। मैजिक क्या है? मैजिक कुछ नहीं होता, साइंस में समझते हैं इसको। अब फेरोमैग्नेट्स में क्या होता है कि जो नेबरिंग एटम्स हैं उनमें आपस में एक इंट्रैक्शन होता है और उस इंट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को अपने अकॉर्डिंगली अलाइन करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल इंटरैक्शन दोज मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन देमसेल्व्स। ये तो बहुत आसान बात हो गई। इसका तो मतलब वो सारे एटम्स एक दूसरे को अलाइन करते जाएंगे और ये मैग्नेट ही बन जाएगा। बट इट डजंट हैपन लाइक दैट। क्यों? क्योंकि जब ये सारे यदि अलाइन कर लेंगे तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में भी बहुत एनर्जी होती है।
और फिजिक्स का एक नियम है क्या कि सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि वो मिनिमम एनर्जी पे पहुंच जाए। तो फिर क्या होता है, ये एटम्स अपने आप को अलाइन करते जाते हैं लेकिन छोटे छोटे रीजन्स के अंदर, और उन रीजन्स को कहते हैं डोमेन्स। तो एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो आपस में अलाइन करके एक तरफ मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, दूसरे डोमेन के अंदर दूसरी तरफ दे दिया, तीसरे डोमेन में तीसरी तरफ दे दिया। क्या इसका एविडेंस है? हां। और इन डोमेन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स अब रैंडम डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ एक साथ अलाइन हो जाते हैं, एंड दैट प्रोड्यूसेस अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। और उसको मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है उसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, वो बोले कि साहब चलिए ये हमने कोई यहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी। कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, उसके डोमेन्स के सबके मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाए, इसलिए एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी। और फिर मेजर करता हूं कि उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, और उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं एंड वी गेट समथिंग लाइक दिस, कि जैसे जैसे H बढ़ता गया मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता गया। अब ये H क्या है? कोई भी एक्सटर्नल वजह हो सकती है, करंट हो सकता है। सोलोनॉइड के अंदर हमने मटेरियल को रख दिया और सोलोनॉइड में करंट बढ़ाते जा रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ती जाएगी। अब H को कम किया, कम करते करते H को 0 कर दिया, तो इसको क्या होगा? तो जब H 0 हो गया उसके बाद भी सब्सटेंस के अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया। मैग्नेटाइजेशन, रिकॉल, इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक बार आपने उसके डोमेन्स को ओरिएंट करके एक डायरेक्शन में कर दिया तो फिर हटा दीजिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड स्टिल इट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ परमानेंट मैग्नेट। अब उसको रिवर्स करते गए, इधर आया तो फिर चेंज होता जाएगा। दिस इज द पाथ दैट इट टेक्स। इसको एक नाम दिया गया है हिस्टेरेसिस लूप। तो इसी पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। सबने पढ़ा है कि पुराने जमाने में लोड स्टोन हुआ करता था, उसकी मैग्नेटिक नीडल बना ली, तो तब तक तो कोई करंट वगैरह था नहीं, ये लोड स्टोन आया कहां से? तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि कभी लाइटनिंग में बहुत चार्ज फ्लो किया आकाश से, और उस चार्ज की वजह से जो करंट हुआ वहां पर कोई मटेरियल्स थे ऐसे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थे, उनके अंदर मैग्नेटिज्म एस्टैब्लिश हो गया, और उसी लाइटनिंग की हीट और एनर्जी की वजह से वो मटेरियल टूट के छोटे छोटे पीसेस हो गए एंड दे रिमेन्ड एज मैग्नेट्स। सो दिस इज हाउ लोडस्टोन्स वर फॉर्म्ड इन नेचर। अब इसी को थोड़ा सा क्वांटिटेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सोलोनॉइड है, इसके अंदर मटेरियल है, सोलोनॉइड में करंट भेजा, उसकी वजह से एक मैग्नेटाइजेशन फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ M। तो इन ओरिजिनल जो बाहर H लगाया था और ये जो M प्रोड्यूस हुआ, उन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज H plus M, and you recall there is a B, mu0 here. So solenoid में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इज mu0 Ni, therefore H for a solenoid जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, that is B upon mu0 which is just Ni. और in general for what materials which are known as linear material, जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लिख दिया chi h। नतीजा
बी और ये जो काय है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और म्यू अपॉन म्यू नॉट रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस काय एम। एक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी थी इसी तरह का कोई। तो ये फायदा क्या है ये फेरोमैग्नेटिक्स पढ़ने में? बहुत सारे। मोस्ट इंटरेस्टिंग फायदा है, आजकल तो कंप्यूटर की जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, उनकी फंक्शनिंग अलग होती है। बहुत टाइम तक these hard disks were magnetic. And how did they work? On the principle of ferromagnetism. उसके अंदर डोमेन्स बन जाते हैं। डिस्क है, प्लैटर है, उसको बहुत फास्ट रिवॉल्व कर रही है और छोटे छोटे एरियाज के अंदर बहुत सारे डोमेन्स है और उन डोमेन्स का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइनमेंट हो जाता है। और उस अलाइनमेंट की वजह से डिपेंडिंग अपॉन आप इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट करो या इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट करो, एक को आपने 0 कह दिया, एक को 1 कह दिया, तो उसमें तो सारा डेटा भी 0 और 1 के रूप में ही स्टोर होता है। और फेरोमैग्नेटिज्म है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो भी रिटेन रहेगा। इसीलिए तो हार्ड डिस्क में से डेटा गायब नहीं होता, कंप्यूटर बंद कर दिया फिर भी डेटा रिटेन रहता है, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक कंपोनेंट में जो रेमनेंट मैग्नेटिक फील्ड है या रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन है, उसकी वजह से वो इसी प्रकार सेव